जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। और आप सभी प्यारे साथी जुड़ चुके हैं स्टैटिक जीके के सेशन में। ये सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा शानदार और खास, तो फटाफट से आप सभी प्यारे साथी आ जाइए। वही जोश, वही जज्बा और वही जुनून होगा, ठीक है। एक दो दिन आपकी यानी कि क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कारण यह है उसका कि मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैं क्लास लेने में असमर्थ था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके को। आपके शानदार प्रश्न आपके आने वाले हैं आपके कदमों में, तो फटाफट से उनके आंसर देने का आप लोग यानी कि कष्ट करें, कष्ट नहीं करें, आंसर दे, है ना। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न आपका आ चुका है, बताइएगा फटाफट से सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न का सही आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए लिखा क्या हुआ है आपका, फतेह सागर झील किस राज्य में है, ठीक है। फतेह सागर झील आपकी किस राज्य में स्थित है, फटाफट से भी आप सही आंसर करने का प्रयास करें। इसका सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर आपका राजस्थान। तो इसका जो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा फतेह सागर झील कहां पर है, तो ये आपकी यहाँ पर राजस्थान में स्थित है। कहां स्थित है, फतेह सागर झील भी आपकी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में और भी आपकी कई सारी झील स्थित है, फटाफट से नोट कर लीजिए इनको। देखिए यही राजस्थान में आपकी सांभर झील है। कौन सी है, सांभर झील है आपकी, ठीक है। सांभर झील की क्या खासियत है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। क्या है, यह आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी झील है ना, सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और इसका जल कैसा है, इसका जल भी खारा इसका जल है। और इसी झील से इनकी पूरे भारत का 11% नमक यहीं से पैदा किया जाता है, ठीक है। यानी कि 11% नमक इसी झील से आपका यहाँ से पैदा किया जाता है। ये भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, है ना। ये आपका यहाँ पर हो चुका। अच्छा, एक प्रश्न और आपका परीक्षाओं में भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, कि पूछा क्या जाता है यहाँ पर, जो आपकी चिल्का झील है, कौन सी है, जो आपकी चिल्का झील है। चिल्का झील आपकी कैसी है, चिल्का झील एक आपकी लैगून झील है। कैसी है, यह एक आपकी लैगून झील है ना, लैगून झील। ये गुरुजी लैगून झील का मतलब क्या होता है, तो लैगून झील का मतलब होता है एक ऐसी झील, क्या, एक ऐसी झील जिसका जल भी कैसा होता है, खारा होता है, खारा, ठीक है। और जो समुद्र से कनेक्ट होती है, किससे, जो समुद्र से जुड़ी होती है ना, जो किससे भी है, ये समुद्र से जुड़ी होती है। और यहां पर क्या होता है, यहीं पर समुद्री जहाजों को भी लाया जा सकता है। किसको, समुद्री जहाजों को, है ना। यहां पर क्या, यहीं पर समुद्री जहाजों को भी लाया जा सकता है। अगर मैं आपको उत्तराखंड की खासियत बताऊं, तो उत्तराखंड में जो आपकी झीलें स्थित है, जितने भी ताल आते हैं वो सारे के सारे ताल आपके उत्तराखंड में। कौन कौन से, जैसे आपका भीमताल, कौन सी, भीमताल आपकी, देवताल, कौन सी, देवताल, नौकीताल, ठीक है। ये जितने भी ताल आपके, ठीक है, भीमताल, देवताल, नौकीताल, खुरपा ताल, कौन सी भी आपकी, खुरपा ताल, है ना, ये ताल होगा, है ना, खुरपा ताल। ये खुरपा ताल भी आपकी कहां पर, उत्तराखंड में ही स्थित है। और एक झील आपकी यहां से और पूछ ली जाती है, कौन सी पूछी जाती है आपकी, यहां पर इंपॉर्टेंट झील है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहां पर पूछा जाता है आपसे कि सुखना झील कहां पर है, कौन सी, सुखना झील, है ना, सुखना झील। ये जो सुखना झील है ये कहां पर स्थित है, ये आपकी चंडीगढ़ में। कहां पर है, ये आपकी चंडीगढ़ में, है ना, चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ में भी आपकी सुखना झील स्थित है। और आप यहाँ पर झीलों के बारे में समझ चुके होंगे कि ये जानकारी, ठीक है। और सिर्फ दो झीलें आपकी, कौन कौन सी, दो झीलें हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी दो झीलें स्थित है, तो इनको भी आप फटाफट से आप लोग नोट करने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर, देखिए दो झीलें, ये ताल वाली ही दो झीलें हैं। किसकी हैं, ये ताल वाली ही दो झीलें हैं। पहली आपकी यहाँ पर सूरज ताल, कौन सी, सूरज ताल झील, है ना, सूरज ताल हो गया। और दूसरी जो झील है वो आपकी चंद्र ताल है। कौन सी है,
चंद्रताल झील, है ना। सूरजताल झील और आपकी चंद्रताल झील, ये दोनों झीलें कहां पर हैं? हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का झील आपकी पूछी जाती है, कैसी झील है? यह आपकी एक लैगून झील है। अगर इसके संदर्भ में और भी जो आपके पॉइंट बन सकते हैं उनको मैं यहां पर फटाफट से नोट कर दे रहा हूं। जैसे कि यहां पर नोट करिए, आप लोग नोट करिए, लिखिए। जैसे आपके एक पॉइंट भी है, यहां पर पूछा जाता है कि भारत की मीठे पानी की झील कौन सी? भारत की मीठे पानी की झील, ठीक है। भारत की मीठे पानी, मीठे या यहां पर ताजा दे दिया जाता है, क्या? ताजा दे दिया जाता है। तो भारत की मीठे व ताजे पानी की झील आपकी यहां पर कौन सी हो जाएगी? तो ये यहां पर करेंगे बुलर झील। कौन सी? बुलर झील आपकी यहां पर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बुलर झील। ये कहां पर है? ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन एक प्रश्न और यहां पर पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे व ताजे पानी की झील आपकी कौन सी है? कहां की? पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है। तो अगर ये पूछेगा, क्या पूछेगा कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे व ताजे पानी की झील, तब क्या करोगे? तो यहां पर दूसरा प्रश्न देखिए, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ना, पूर्वोत्तर भारत की मीठे व ताजे पानी की झील कौन सी है? तब आप यहां पर आपका आंसर होना चाहिए लोकटक झील है। कौन सी है? लोकटक झील है। कौन सी है? लोकटक झील है। ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। यही एक ऐसी झील है जिस पर तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसी पर स्थित है, लोकटक झील पर ही, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ, है ना। दो प्रश्न और आपकी परीक्षा में भैया आ जाते हैं, इनको भी भैया बहुत सहजता से नोट करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, एक तो प्रश्न यह आपका परीक्षा में आता है, और एक प्रश्न यह और आता है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, एक यह प्रश्न आपका परीक्षा में आता है। इसके अलावा भी एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील, यह भी एक प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, है ना। अगला लिखिए, एक प्रश्न और नोट करिए। जितने प्रश्न हैं सारे के सारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नोट करिए, है ना। ग्रेट लेक के हिस्से में कौन कौन सी झीलें आपकी आती हैं, ठीक है। ग्रेट लेक के हिस्से में कौन कौन सी झीलें आती हैं? तो यहां पर द ग्रेट लेक के हिस्से में भी आपकी 5 झीलें आती हैं। कितनी? 5 झीलें आती हैं आपकी, जो आपकी झीलें यूएसए और कनाडा, जो आपकी झीलें अमेरिका और कनाडा के मध्य में सीमा साझा करती हैं। किसके? अमेरिका और कनाडा के मध्य में सीमा साझा करती हैं, है ना। अब यहां पर देखिए, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये है आपकी बान झील। कौन सी है? बान झील। इसकी लवणता कितनी है? 330। इसकी क्या है? इसकी 330 क्या है? इसकी 330 लवणता है ना। ये भी नोट करिए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपकी सुपीरियर हो जाएगी। कौन सी? सुपीरियर झील हो जाएगी। अब ये गुरुजी सुपीरियर झील है कहां पर स्थित? तो ये आपकी कहां पर है? यूएसए में। कहां पर? यूएसए में, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये आपकी स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी कैस्पियन सागर झील।
कैस्पियन सागर झील ये आपकी हो जाएगी, है ना। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना। आज मैं कोई आपके कमेंट नहीं पढ़ूंगा, आप लोग आराम से पढ़ते रहिएगा और एंजॉय करिए क्लास को, बहुत ही शानदार क्लास है आपकी, है ना। अब देखिए द ग्रेट लेक के हिस्से में कौन कौन सी झीलें आपकी आती हैं, किसके लेक में, द ग्रेट लेक में। तो द ग्रेट लेक में 5 झीलें आती हैं, मैं क्रम से लिख रहा हूं, आप लोग भी क्रम से ही नोट करने का प्रयास करें। देखिए पहली आती है सुपीरियर, सुपीरियर झील, ठीक है। इसके बाद में आती है मिशिगन, सुपीरियर के बाद मिशिगन आती है, ठीक है, सुपीरियर मिशिगन। ह्यूरॉन, ह्यूरॉन। फिर इसके बाद में इरी झील आती है, कौन सी, इरी झील। फिर इसके बाद में इरी ओंटारियो, ओंटारियो। तो ये आपकी 5 झीलें हो गई, कितनी हो गई, ये आपकी 5 झीलें हो गई, जिसमें से ये वाली झील आपकी सबसे बड़ी झील है, जो आपकी खारे, जो आपकी ताजे व मीठे पानी की झील है। इसके बाद में जो आपकी मिशिगन है, ये पूर्णतः, ये जो झील है यह आपकी पूर्णतः यूएसए में ये आपकी स्थित है। इरी और ओंटारियो के मध्य में नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा है, यहां पर आपका नियाग्रा जलप्रपात है। ओके, तो ये भी आपने यहां पर नोट कर लिया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद और आशा दोनों रखता हूं। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ थे आपके। और इसके बारे में मैंने आपको जो यहाँ बताया, ये भी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर, और देखना यह है कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका दूसरा, पेन्नार परियोजना किस नदी पर है, बताइए। पेन्नार जो परियोजना है किस नदी पर है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानंदा, बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका कृष्णा इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, कृष्णा इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं महानदी की बात करूं तो ये महानदी आपकी जो है यहाँ पर, ठीक है, ये भी आपकी एक दक्षिण भारत की ही नदी है भी आपकी महानदी, ठीक है। और ये अपना जल कहाँ पर गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसके बाद में जो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पर ये मुहाना, मतलब जो आपका पूछा जा सकता है पॉइंट, वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। कावेरी, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है ना, दक्षिण की गंगा। और दक्षिण की बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तो वो आपका यहाँ पर वो आपका गोदावरी नदी, किसे, गोदावरी नदी को, है ना, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की बृहद गंगा, इसे बृहद गंगा कहा जाता है, ये नोट कर लीजिए। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, ठीक है। ये आपसे पॉइंट भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ नदियों की लंबाई की ही बात करूं तो नोट कर लीजिएगा, जैसे आपका ब्रह्मपुत्र, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपकी 2900 किलोमीटर है, कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और इसका 2900 का भी है आपका यहाँ पर 916 किलोमीटर का एरिया ये भारत में बहता है। और भारत के कितने राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, और आपका असम, ठीक है। यही आपकी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का क्या बनाती है, यही आपकी डेल्टा बनाती है ना। सुंदरवन का डेल्टा कौन नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, और इसके साथ में गंगा नदी और मिलती है। इसी पर भी माजुरी नदी जल्दी से, नदी जल द्वीप, ठीक है। ये जो आपका माजुरी नदी जल द्वीप है, ये आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी जल द्वीप है। क्या है, ये आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी जल द्वीप है। इसी पर विश्व का सबसे छोटा भी नदी जल द्वीप है। क्या है, इसी पर विश्व का सबसे छोटा नदी जल द्वीप है ना।
सबसे छोटा। अगर सबसे छोटे की हम बात करेंगे तो आपका आएगा उमानंद। कौन सा? उमानंद। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपका असम राज्य में है। ठीक है, और माजुरी कहाँ है? ये भी आपका असम राज्य में ही है। असम सरकार ने माजुरी नदी जल द्वीप को एक जिला भी घोषित किया हुआ है। क्या? इसे एक जिला भी घोषित किया गया है ना। तो ये आपकी मैंने थोड़ी सी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता दिया, थोड़ा सा यहाँ पर मैं गंगा नदी के बारे में भी आपको यहाँ पर अवगत कराता हूँ, है ना। ये यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, किसके बारे में? गंगा नदी। ये जो गंगा नदी है, यहां से प्रश्न पूछता है कि इसका उद्गम कहां पर है, तो इसका उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर, है ना। इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से है। ये आपकी उत्तरकाशी, है ना। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से यह नदी आपकी निकलती है। ठीक है, और ये आपकी दो नदियों से मिलकर के देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में कौन कौन सी भैया? अलकनंदा और भागीरथी, दो नदियां आपकी मिलती हैं देवप्रयाग में। कहां पर? देवप्रयाग में। तब एक इसकी संयुक्त धारा का निर्माण होता है और उसी संयुक्त धारा को गंगा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर यह नदी कुल लंबी है। भारत की यह 5 राज्यों से बहती है ना। इसके 3 पार्ट हैं भैया, एक आपका अपर गंगा, एक मिडिल गंगा, एक लोअर गंगा। जो लोअर गंगा है वो गंगा सागर तट तक आपका आता है ना। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसका मुहाना कहां पर है? ये बंगाल की खाड़ी। ये नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो ये नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी आपके लिए, पढ़ लीजिएगा, ज्यादा फायदा रहेगा, है ना। चलिएगा, तो ये पेन्नार परियोजना हो गई, आपका गोदावरी हो गई। थोड़ा सा सिंधु के बारे में 2-4 तथ्य लिख लीजिए। सिंधु नदी, ठीक है, ये जो आपकी सिंधु नदी है, इसकी कुल लंबाई कितनी पूछी जाती है? तो 2880। कितनी है? 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका कितना परसेंट कितना एरिया बहता है? 1114 किलोमीटर का एरिया ये भारत में बहता है। कितना? 1114 किलोमीटर का एरिया भारत में बहता है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? सिंधु नदी जल समझौता आपका कब हुआ था भैया? तो ये 19 सितंबर 1960 को। कब किया गया था? 19 सितंबर 1960 को। किन 2 देशों के मध्य किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान। किसके किसके मध्य भैया? तो यहां पर आपका भारत और पाकिस्तान के मध्यस्थता करने कौन आया था? तो विश्व बैंक के द्वारा इसमें मध्यस्थता की गई थी। तो ये यहां पर आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं बढ़ता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी, तो यहाँ पर बोलगा है, मिसौरी है, नील नदी, यांगची। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यांगची इज ए करेक्ट आंसर। आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ है। कौन सा? यांगची इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी चाइना में है। कहाँ पर है? चाइना में है ना। और दुनिया की सबसे लंबी नदी ये नील नदी है, ये दुनिया की, है ना। कौन सी है? नील नदी है आपकी, इसको भी याद रखना। और यानी कि जो आपका द्रोणी की दृश्य, किसकी? द्रोणी। द्रोणी बोले तो ये आपका वेशन होता है। क्या होता है? वेशन। इसकी दृष्टि से तो आपकी अमेजन नदी हो जाएगी। कौन सी? अमेजन नदी आपकी यहाँ पर हो जाएगी, है ना। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलेगा। अगला देखिए प्रश्न क्या आ चुका है। सूचन की सुमेलित को सुमेलित करिए, इनको मिलाइएगा, है ना। कौन किससे आपका संबंध रखता है? बताइएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट से सही आंसर करें।
देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका डी इज ए करेक्ट आंसर। सुरेंद्र नाथ किससे संबंधित है? उड़ीसी से संबंधित हैं आपके, है ना। और आपका पुष्पा भूया किससे संबंध रखती हैं? तो ये आपकी यहाँ पर कथक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उमा शर्मा किससे संबंध रखती हैं? तो उमा शर्मा आपकी किससे संबंध रखती हैं? तो ये आपका भरतनाट्यम और आपका शंकर देवी, ये आपका कथकली, है ना। देखिए जो आपका कथकली है ये कहाँ का है? केरल का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। चरकुला कहाँ का है? ये भी आपका उत्तर प्रदेश का है ना। नौटंकी ये भी कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। रासलीला ये भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो ये सारे के सारे कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। सरहुल कहाँ का है? सरहुल आपका झारखंड का है ना। और यहाँ पे पूछा जाता है आपसे जैसे आपका डांडिया है, गरबा है ना, गिद्दा है, इस तरीके से और भी जो आपके पूछे जाते हैं वो भी आपके यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे। आप थोड़ा सा देखिए, कोई भी जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी यानी कि लीजिएगा, कंप्लीट जानकारी। और अभी क्या है कि मैं ऐसे ऐसे टॉपिक आपके कंप्लीट कराने वाला हूँ। जैसे एक वीडियो पूरा सेपरेट आएगा लोक नृत्य का, एक सेपरेट आएगा खेल पुरस्कार से संबंधित, एक सेपरेट आएगा भी आपका जैसे स्पेस से संबंधित, एक आएगा संगठन। इस तरीके से आपके कई सारे वीडियो भी कंप्लीट करे जाएंगे। उनमें एक एक क्लास में आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने वाले भी हैं, है ना। तो ये आपका यहाँ पर हो चुका है ना। और आपका जैसे यहाँ पर पूछा जाए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है ना। यहीं पर और पूछा जाता है आपका सत्रिया, सत्रिया आपका कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? सत्रिया आपका असम का है, ये भी याद रखिएगा। बिहू भी असम का है। बिहू भी कहाँ का है? तो बिहू भी आपका असम का है। ये रहे आपके यहाँ पर प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है, बताइएगा। लिखा हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर सही आंसर बताएं। घटते हुए क्रम में, तो देखिए घटते हुए क्रम में पहला तो आपका दिल्ली बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन की थोड़ी सी संभावना है, इसको सही करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा तो दिल्ली जनसंख्या घनत्व इसका क्या है? 11,320 है। कितना है? 11,320 आपका यहाँ पर हो जाएगा। इतना व्यक्ति यहाँ पर रहता है। सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? 17 व्यक्ति, 17 व्यक्ति प्रति 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं, है ना। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपका चंडीगढ़ आ जाएगा, तीसरे नंबर पे पुडुचेरी और फिर आपका लक्षद्वीप सबसे कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी इज ए करेक्ट आंसर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ राज्य के, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपका बिहार राज्य का है। किसका है? बिहार राज्य का है। लगभग 1100 है कुछ, है ना कि 1106 व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में लोग निवास करते हैं, ठीक है। जो आपकी 2011 की जो जनगणना की गई थी, 2011 की जनगणना, ये आपकी 15वीं जनगणना थी। कौन थी? 15वीं जनगणना, 15वीं जनगणना थी 2011 की। इसका या आपका शुभंकर क्या रखा गया था? इसका शुभंकर था आपकी प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर था। और इसका एक आपका नारा रखा गया था। नारा था हमारी जनगणना हमारी जनगणना
हमारा भविष्य, है ना। तो इसको भी आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, चलेगा। अगला देखिए, इसको भी आपको क्या करना है, मैच करना, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ एडियाटिक सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, काला सागर। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर, ये आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्लियर हो तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा, क्योंकि आवाज़ का कोई इशू शायद हुआ है ना। तो आवाज़ अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करके बताइए कि आवाज़ गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। अगला देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है, एपीईसी का पूर्ण रूप क्या है, एशियन पैसिफिक आपका एनर्जी कोऑपरेशन, या फिर आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक एनर्जी कोऑपरेशन, या फिर आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका डी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा, डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या लिखा है 8 नंबर, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। लिखा हुआ है ऋषभदेव, षाण, अरिष्टनेमी, घोड़ा, पार्श्वनाथ, सर्प, महावीर स्वामी, आपका सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो यहाँ पर नहीं पूछा गया। नहीं का मतलब है कि कौन सा यहाँ पर गलत है। इसका सही आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे आपके बिल्कुल सही लिखे हुए हैं ना। देखिए ऋषभदेव, षाण और आपका पार्श्वनाथ, षाण और ये सर्प और ये महावीर का आपका सिंह हो जाएगा, है ना। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा, बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इनका घोड़ा नहीं है, इनका क्या नहीं है, इनका घोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर गुरुजी फिर है क्या, तो इनका यहाँ पर अरिष्ट नैमी का यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर शंख है। क्या है, शंख है ना। इसको आप क्या करिएगा, इसको आप याद रखिएगा, ओके, चलेगा। महावीर स्वामी ये आपके जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे, जो कि आपके अंतिम तीर्थंकर थे। कैसे थे, अंतिम तीर्थंकर थे 24वें, ठीक है। इन्हीं के समय में जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ था, एक आपका श्वेतांबर और एक आपका दिगंबर, है ना। चलिएगा, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता NAFTA नेफ्टा के अंतर्गत कौन सा देश आता है, बताइए। 9 नंबर का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 9 नंबर का जो सही जवाब आया आपका सभी देश। कौन से, सभी देश आपके आ जाएंगे, मैक्सिको, कनाडा और आपका अमेरिका, है ना। कनाडा और अमेरिका के मध्य में 49वीं अक्षांश रेखा लिखिए, कौन सी, अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है, दुनिया की सबसे शांतप्रिय रेखा है। दुनिया की यही क्या है, सबसे शांतप्रिय रेखा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आ चुका है, बताइएगा सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, निगेटिव नहीं है, बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर, आपका CV रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, बताइएगा।
10 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका सी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? सी आंसर आपका सही जवाब आपका हो जाएगा, है ना। इसको कर लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया का सबसे पहला नोबेल मिला हुआ था। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। है ना, साहित्य के क्षेत्र में। जो आपका नोबेल पुरस्कार होता है, कौन सा? नोबेल पुरस्कार आपका नोबेल पुरस्कार आपका ये 1901 से शुरू हुआ था। क्या हुआ था? 1901 से शुरू हुआ था और ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की हुई थी। किसकी? डायनामाइट की। ये आपका 1867, इस डेट को थोड़ा सा कंफर्म करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये 1901 में आपका शुरू किया गया था। जब ये शुरू किया गया तब यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वो क्षेत्र कौन कौन से थे? तो यहाँ पर नोट करिएगा, देखिएगा। यहाँ पर सारे क्षेत्र नोट करेंगे। साहित्य का था, भौतिकी का था, रसायन, चिकित्सा, चिकित्सा हो जाएगा। इसके बाद में आपका शांति, 1 2 3 4 5, ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन आपका 1969 की बात है, तब इसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, किसमें? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा था, है ना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इसे स्टार्ट किया गया था। किसे? नोबेल पुरस्कार को, है ना। तो ये भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? तो ये रमन मैग्सेसे को। ये किसे कहा जाता है? एशिया के नोबेल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका रमन मैग्सेसे को कहा जाता है ना। सबसे पहले किसे मिला हुआ था? आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को। और देखिए, जो आपका मच्छर के द्वारा कौन सा रोग होता है आपका? तो यहाँ इसके द्वारा यहाँ पर आपका कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया। कौन सा? मलेरिया। ये किससे फैलता है? मादा एनाफिलिस से। मादा एनाफिलिस से ये आपका मच्छर, यानी कि जो आपका ये रोग है, ये फैलता है। ये किससे बनता है? तो यहाँ से ये इसके लिए दवा कौन सी है? इसके लिए कुनैन दवा, है ना। जो कुनैन दवा है ये आपकी सिनकोना से बनती है। किससे? सिनकोना नामक ये पेड़ की छाल से बनाई जाती है। और यहाँ पर ये मलेरिया के बारे में जो प्लाज्मोडियम होता है उसके बारे में बताया किसने था? तो यहाँ पर आपके वैज्ञानिक का नाम बताइए जो आपके भारतीय मूल के हैं, उत्तराखंड से जिनका संबंध भी है ना। बताइए फटाफट से। ठीक है, तो ये आपका कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है रॉ आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई आपका। और इसके बाद NIA लिखा हुआ है। देखिए NIA ये आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन आपका एजेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाएगा आपका। और यहाँ पर CBI ये आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद में IB ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो आपका यहाँ पर हो जाएगा। IB का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। और रॉ का मतलब आपका हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इज ए करेक्ट। ओके, चलेगा। 12 नंबर देखिए, बताइए। रुद्रम
रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो यह आपका एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या है? यह एक आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ओके, अगला देखिए। प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हार्डन किस देश की हैं? बताइएगा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 13 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेल्जियम इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? बेल्जियम आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? 14 नंबर का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? फटाफट से सही आंसर करें। तो यहाँ पर ये आपका कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए 15 नंबर की अगर हम बात करें, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ में दवा करके, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके यहाँ पर चल रही हैं, है ना। आप सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन आपका बनता है ना, मोटिवेशन बनता है। तो आप सभी प्यारे साथी एक बार वीडियो को दबा करके लाइक करेंगे। देखिए हम लोगों को क्या होता है, पढ़ना तो होता ही है, बहुत ज़्यादा पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तब जाकर सिलेक्शन होता है। कई कई घंटे मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग लाइब्रेरी में बैठ करके कभी पढ़िए। स्टूडेंट 12 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे तैयारी कर रहा है, आप लोग 2-2 घंटे में ही बोलते हो कि अब नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, करिए, प्रयास करिए और तगड़े से प्रयास करिए, सिलेक्शन श्योर होगा, जल्दी होगा, है ना, चलेगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूछा गया है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर, कानपुर, अहमदाबाद या फिर आपका मुंबई? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। कानपुर ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर है ना, ये क्या उत्तर भारत का। और जो आपका कोयम्बटूर है ये आपका दक्षिण भारत का, है ना, इसको भी आप याद रखिएगा। मुंबई यहाँ पर आरबीआई का आपका हेडक्वार्टर है। ये आपका आरबीआई का हेडक्वार्टर यहाँ पर कब बनाया गया था, है ना, आरबीआई का ये हेडक्वार्टर आपका कब बनाया गया था? 1937 में। तो गुरुजी आरबीआई की स्थापना भी तो 1937 में ही हुई होगी। अरे नहीं, आरबीआई की अगर स्थापना की बात करें, इसकी तो स्थापना आपकी हो चुकी थी 1 अप्रैल 1935 में। कब? 1 अप्रैल 1935 में। तो 37 में हेडक्वार्टर क्यों बनाया गया? क्योंकि इससे पहले आपका जो हेडक्वार्टर था कोलकाता में, इसका हेडक्वार्टर कब बनाया गया था? 1935 में तुरंत, ठीक है। इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो यहाँ पर आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था, है ना। और इसकी राशि कितनी थी? राशि तो यहाँ पर 5 करोड़, कितनी? 5 करोड़ रुपया के साथ में इसकी स्थापना की गई। और इसके पहले गवर्नर, ठीक है, पहले गवर्नर कौन बनाए गए? ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ। और इसके वर्तमान में भी गवर्नर कौन है आपके? तो पहले और पहले भारतीय और लिख लीजिए तो सीडी देशमुख, है ना, सीडी देशमुख को बनाया गया था। ये आपके कैसे थे? तो ये आपके पहले भारतीय। वर्तमान के गवर्नर कौन है? तो आपके शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। अगर वर्तमान की बात करें, किसकी? वर्तमान की, वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? तो ये आपके 25वें नंबर के गवर्नर बने हुए हैं ना।
इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं, है ना। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सारे के सारे फैक्ट हैं, ये सब के सब नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिएगा। कानपुर, यहाँ पर दो चीज़ें और नोट कर लीजिएगा। पहली, यहाँ पर दलहन अनुसंधान संस्थान है, ये। और दूसरा यहाँ पर क्या है, दलहन के अलावा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका सरकरा अनुसंधान संस्थान है। कोयम्बटूर में क्या है, गन्ना प्रजनन केंद्र है ना, क्या है, गन्ना प्रजनन केंद्र आपका बना हुआ है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की श्रृंखला बनाई, बताइएगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से इसका सही आंसर करने का प्रयास करें, बताइएगा। है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर अतुल डोडिया इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा, अतुल डोडिया इज अ करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का भी यह लोकप्रिय यांकी स्टेडियम आपका कहाँ स्थित है, बताइए। लोकप्रिय आपका यांकी स्टेडियम कहाँ पर है, फटाफट से सही जवाब करने का प्रयास करें, बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका न्यूयॉर्क इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसे यहाँ पर भी गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है, बहुत ऊंची ऊंची यहाँ पर इमारतें हैं, इसे ही द बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे ही द बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। वॉशिंगटन डीसी, डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, अमेरिका की राजधानी। क्या है, ये आपकी यूएसए की कैपिटल है, ठीक है। बोस्टन, ये बोस्टन भी आपका एक शहर है ना। यूएसए का जो संविधान बनाया गया था, ये कब बनाया गया था, 1789 में बनाया गया था। और ये आपका इसमें 7 आर्टिकल प्लस एक आपकी प्रस्तावना थी यहाँ पर, है ना। 7 आर्टिकल और क्या थी, एक प्रस्तावना थी, जो विश्व का सबसे पहला लिखा गया संविधान था। और यही ही आपका विश्व का सबसे छोटा आपका लिखित संविधान का दर्जा इसे ही प्राप्त आपका है ना, अमेरिकी संविधान को। और अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, किसकी, भारतीय संविधान की बात करें थोड़ी सी, है ना। भारतीय संविधान की, तो ये आपका कब बन करके तैयार हुआ, तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हुआ। कब, 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ। इसमें टाइम कितना लगा, अगर हम टाइम की बात करेंगे तो ये भी कभी परीक्षाओं में आता है, तो यहाँ पर टाइम नोट करिए। है ना, ये टाइम लगा। और ये भी गया, यानी कि पूर्णतः कब लागू किया गया, क्या, पूर्णतः, है ना। ये आपका पूर्णतः कब लागू किया गया, तो आपका 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। इसके बाद में जो भारतीय संविधान है, ये आपका कठोर और लचीला दोनों है। क्या है, ये कठोरता का भी परिचय देता है, लचीले का भी, इसीलिए इसे मिश्रित संविधान की श्रेणी में रखा गया। किसमें, इसीलिए इसे क्या किया गया, इसे मिश्रित संविधान की श्रेणी में रखा गया है ना। तो ये भारतीय संविधान से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो मैंने आपको अभी बताए। यहाँ पर संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा,
संविधान सभा के द्वारा इसको बनाया गया। और जो संविधान सभा थी इसकी प्रथम बैठक क्या, इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी ये आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आपकी की गई थी। और इसके बाद में द्वितीय बैठक है ना, द्वितीय बैठक कब? 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। अगर हम तृतीय बैठक की बात करें, किसकी? तीसरी बैठक की बात करें, तो तीसरी बैठक है ये आपकी जस्ट के बाद 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946। इन डेटों का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था कि पहली बैठक में आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, इन्हें क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष क्या बनाया गया था? इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और जो 13 दिसंबर की बैठक हुई थी, इस 13 दिसंबर की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, कौन? पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो पेश किया और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। इसे कब स्वीकार किया गया? तो इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया जाता है ना। तो ये डेटे भी इंपॉर्टेंट है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक क्या? अंतिम बैठक ये पूछा जाता है आपका 24 जनवरी 1950 को की गई थी। ये कब की गई थी? 24 जनवरी। ऐसी इसमें कुल बैठकों की संख्या, कुल बैठकें है ना, तो संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी थी? तो कुल 165 बैठकें थी। अगर सत्र की बात करें कि कुल कितने सत्र यहाँ थे, तो यहाँ पर 11 + 1 आपके बराबर 12। कितने? 12। ये गुरुजी 11 + 1 का मतलब क्या है? तो 11 + 1 का आपका मतलब क्या है? 11 आपके पूर्णतः सत्र किए गए थे और जो 12वां सत्र था, ये आपका जो 12वां सत्र था ये आपका अंतिम सत्र था। ठीक है, ये आपका अंतिम था। ओके, तो इस तरीके से ये प्रश्न आपने कंप्लीट करे। तो आज की क्लास में यहीं तक आपकी समाप्त करता हूं और थैंक यू दोस्तों, सभी को जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सभी प्यारे साथियों को थैंक यू, जय हिंद एंड राधे राधे।